हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम करने जा रहे हैं आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को पूरा का पूरा डिस्कस अच्छे से। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इस वीडियो में कवर होने जा रही है। तो अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो ये वीडियो देख लो, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो मनदीप एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या फिर मनदीप एजुकेशन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ना सिर्फ इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे वहां पे, बल्कि जितना भी और स्टडी मटेरियल है जो मैंने बनाया है, जो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं, तो वो पूरा का पूरा आपको इन्हीं दोनों जगहों पर मिल जाएगा। तो अगर आपको वो स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर लेना। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मनदीप एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल या ऐप पर जाकर भी इसे ले सकते हैं। शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। पिछला चैप्टर था हमारा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हमने ये पढ़ा कि लाइट के कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट के वेव नेचर में घुसने की जरूरत पड़ेगी। वो फिनोमिना थे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। अगर आपको ये तीनों एक्सप्लेन करने हैं तो आप सिर्फ ये मान के कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको वेव नेचर में घुसना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये मानते हो कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन और हम नेचर में जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ ये मानेंगे कि लाइट जो है वो रेज की फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो आप रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर सकते हो, आप रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सकते हो, आप डिस्पर्शन एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के लिए आपको लाइट का वेव नेचर डिस्कस करना पड़ा। इसी तरीके से लाइट के कुछ और भी इफेक्ट्स हैं, कुछ और फिनोमिना हैं जो तो वेव नेचर मान के भी एक्सप्लेन नहीं होते। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यह समझ में आना चाहिए कि लाइट जो है उसका पार्टिकल नेचर भी है, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो लाइट जो है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी है जिन्हें फोटॉन्स बोला जाता है। हर एक फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम होता है, जिसका फॉर्मूला ये रहा। एक फोटोन की जो एनर्जी है वो h इंटू न्यू होती है। h जो है यहाँ पे वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। आपको पता है अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज से कि h की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो जो लाइट का जो फोटोन है उसकी एनर्जी डिपेंड करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। अब डिफरेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट होती है, तो क्या हर एक डिफरेंट लाइट के फोटोन की एनर्जी डिफरेंट होती है? बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब अगर आप विजिबल रीजन की बात करो तो जब आप विबग्योर में वॉयलेट से रेड की तरफ चलते हो तो लगातार वेवलेंथ बढ़ती है, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ बढ़ेगी, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो विबग्योर में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वॉयलेट कलर की है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड कलर की लाइट की है। तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन जो होगा वो वॉयलेट कलर की लाइट का होगा, और सबसे कम एनर्जेटिक फोटोन रेड कलर की लाइट का होगा। ये तो विजिबल रीजन में बात हो गई। लेकिन अगर आप वॉयलेट से इस तरफ कूद जाओ, यानी वॉयलेट से पहले अल्ट्रा वॉयलेट, अब अल्ट्रा वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा है, यानी अल्ट्रा वॉयलेट लाइट का जो फोटोन है वो तो और ज्यादा एनर्जेटिक होगा, है ना, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। बच्चों, नॉर्मली इंटेंसिटी से आपका मतलब यह है कि जब मैं कहता हूं कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई तो आपके दिमाग में आता है कि और लाइट बढ़ गई, और ब्राइटनेस हो गई, रोशनी और बढ़ गई। अगर मैं बोलूं आपके रूम में लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई तो आपके दिमाग में आएगा कि जो ब्राइटनेस है वो बढ़ गई, है ना। लेकिन डुअल नेचर में, यानी अगर हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं लाइट की, तो यहां पर इंटेंसिटी का मतलब यह है कि एक सेकंड में किसी भी सरफेस पे कितने फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि इस रूम में मैं लाइट की इंटेंसिटी डबल कर दूं, तो पार्टिकल नेचर में इंटेंसिटी का मतलब यह होगा कि जैसे ये एक सरफेस है, अब इस पे सपोज 1 करोड़ फोटॉन्स फॉल कर रहे थे 1 सेकंड में पहले, तो इंटेंसिटी डबल होने पे 1 सेकंड में 2 करोड़ फोटॉन्स जो है वो फॉल करने लगेंगे। बट यहां पर यह चीज नोट करने वाली है कि इंटेंसिटी का एनर्जी से रिलेशन नहीं है यहां पे। वो सारे के सारे फोटॉन्स की एनर्जी अभी भी h न्यू ही होगी हर एक फोटोन की, क्योंकि लाइट तो सेम है ना। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो तो बढ़ गए,
पर यूनिट टाइम कितने फोटॉन्स फॉल करेंगे सरफेस पे, दैट इज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ गए, लेकिन हर एक फोटोन की एनर्जी उतनी ही रही। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चीज हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, सारे फोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसलिए दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर कोलिजन होगी, जैसे फोटोन इलेक्ट्रॉन की सपोज कोलिजन हो, तो टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन जरूरी नहीं है कंजर्व्ड रहे, क्योंकि सरफेस कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ वापस एमिट कर देता है। ठीक, अच्छा, तो अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई है विच इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है बच्चों, जैसे ये एक मेटल सरफेस, अब मेटल सरफेस को अगर एनर्जी दे, भाई मेटल सरफेस में जो एटम्स हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड है एटम्स के साथ, तो अगर वो टाइटली बाउंड है या लूजली भी बाउंड है, तो उनको निकाला कैसे जाए, उनको निकाला जाए एनर्जी देके। अगर आप एक मेटल सरफेस को एनर्जी दो तो वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देगा, क्योंकि फिर जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी चाहिए, जो मेटल की अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनको ओवरकम करने के लिए, वो एनर्जी उनको मिल गई, तो वो एनर्जी लेके निकल जाएंगे। समझ में आया? तो अगर आप एक मेटल सरफेस को एनर्जी दो तो उसमें से आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकते हो। आपने आयनाइजेशन एनर्जी नाम की चीज पढ़ी है केमिस्ट्री के अंदर, तो वैसी ही चीज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आप एक मेटल को एनर्जी दो तो मेटल के अंदर क्या है, एटम्स है, एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेंगे, बाहर आ जाएंगे। तो अगर एक मेटल सरफेस को एनर्जी दो तो वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देगा। तो मिनिमम एनर्जी कितनी दूं एक मेटल सरफेस को, ताकि मैं उससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करवा पाऊं, उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। दिस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के कई सिंबल्स होते हैं, W नॉट, फाई नॉट, बट एनसीईआरटी में फाई नॉट है तो हम वही लेकर चलेंगे। ठीक है, फाई नॉट। और वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली मेटल की प्रॉपर्टी और नेचर ऑफ द सरफेस पे। अगर मेटल बदल दूंगा, कॉपर की बजाय एल्यूमिनियम कर दिया, एल्यूमिनियम की बजाय आयरन कर दिया, तो उनके वर्क फंक्शंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना, क्योंकि डिफरेंट मेटल है। और इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। वर्क फंक्शन बेसिकली एनर्जी है, तो जूल में मेजर कर लो, क्या दिक्कत है। बट क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी होती है तो हमने एक छोटी यूनिट पकड़ी एनर्जी की। जैसे आप बड़े बड़े डिस्टेंसेस लाइट ईयर में मेजर करते हो, चाहे प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच के डिस्टेंसेस आप लाइट ईयर्स में मेजर करते हो, आप चाहो तो उसको किलोमीटर में मेजर कर लो, लेकिन ज्यादा इजी रहता है लाइट ईयर्स में मेजर करना, क्योंकि बहुत बड़े डिस्टेंसेस हैं तो किलोमीटर छोटी यूनिट पड़ जाती है। सिमिलरली ये एनर्जीज बहुत कम है तो जूल बड़ी यूनिट पड़ जाएगी, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट बनाई है। 1 electron volt is the energy acquired by an electron when it is accelerated by a potential difference of 1 volt। इसका क्या मतलब, जैसे कि मान लो यहां पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है, यहां पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और आपने दो मेटल प्लेट्स लाके लगा दी। एक प्लेट ये नेगेटिवली चार्ज है और इसके सामने वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होगा, जैसे ही आप ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, ये नेगेटिव की रिपल्शन से और पॉजिटिव की अट्रैक्शन से इधर भाग लेगा, तो इसमें एनर्जी आ गई ना। भाई इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिकॉज ये दोनों प्लेट्स का जो चार्ज है वो एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, तो मान लो इनके बीच में V पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, तो इसमें कितनी एनर्जी आ गई, W इक्वल टू Q इंटू V होता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो एनर्जी आ गई EV। अगर ये V मैं रखूं 1 वोल्ट, तो ये जो एनर्जी आ गई है इलेक्ट्रॉन में, इसे कहा जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या हुई, V की वैल्यू आपने 1 वोल्ट रख दी, E का आपको चार्ज पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपकी इतनी हो गई। तो अब किसी भी तरह से अगर आप एनर्जी दो एक मेटल सरफेस को, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने लगेगा। तो क्या क्या तरीके हैं मेटल सरफेस को एनर्जी देने के। पहला है थर्मोआयनिक एमिशन। अगर आप हीट करके एक मेटल सरफेस को उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवाते हो, भाई हीट भी तो एनर्जी, तो अगर आप एक मेटल सरफेस को हीट करके उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवाते हो तो उसे बोला जाता है थर्मोआयनिक एमिशन। दूसरा है फील्ड एमिशन। आप क्या कर सकते हो, एक इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख सकते हो मेटल सरफेस को कि वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दे। फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास एक मेटल प्लेट है, सामने आपने लगा दी, इधर आपने लगा दी एक नेगेटिवली चार्ज और इधर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और ये इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, मतलब इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये कर दी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। ये धक्का मार रही है, वो खींच लेगी इसमें से इलेक्ट्रॉन।
तो इसको हम लोग बोलेंगे फील्ड इमिशन, क्योंकि यहां पे हमने जो इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं वो कैसे निकाले हैं, वो हमने निकाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे हमारा चैप्टर बेस्ड है। अगर हम लाइट बम्बार्ड करें, लाइट मारे मेटल सरफेस पे लाके, तो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है। तो इसी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे हॉलवच और लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट्स किए, और वो एक्सपेरिमेंट किए गए 1886 से 1902 तक, 16 साल। तुमसे 16 सेकंड कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तुम उसको वहीं छोड़ देते हो। बेटा कुछ भी अचीव करना हो ना तो लगे रहना पड़ता है, उस चीज में जुटे रहना पड़ता है। देखो 16 साल ये बंदे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे और इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस उन्होंने निकाली और पूरा पी गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप दो ही एटीट्यूड लेके चल सकते हो कि भाई करके देख लेते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये बंदे दूसरा एटीट्यूड लेके चलते होंगे कि भाई जब तक नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं। आप कौन सा एटीट्यूड लेकर चलते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो जरा अपना एटीट्यूड बदल दो कि भैया जो भी काम कर रहे हो करके ही छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए। देखो 16 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो इनके एक्सपेरिमेंट का जो बेसिस था वो ये था कि यहां पे इन्होंने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लिया, खाली, मतलब कुछ नहीं उसके अंदर, वैक्यूम है। ठीक है। और दो मेटल प्लेट्स लगा दी, इसको कर दिया नेगेटिवली चार्ज, इसको कर दिया पॉजिटिवली चार्ज। यहां पे एमीटर लगा दिया ताकि पता चल जाए कि करंट जो है वो इस सर्किट में बह रहा है या नहीं बह रहा है। और ये तो वोल्टमीटर लगा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो उन्होंने ये देखा, देखो भैया करंट तो इसमें अभी फ्लो नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, यहां पे गैप है। लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे ही इस मेटल प्लेट पे अल्ट्रावायलेट लाइट मारी जाती है, अल्ट्रावायलेट लाइट इस पे इंसिडेंट करी जाती है मेटल प्लेट पे, वैसे ही ये एमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लगता है, जिसका मतलब है कि जब भी ये लाइट मारी जाएगी इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। तो इससे सिर्फ इतनी ही बात पता चलती है। उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि जब यहां पे लाइट मारी जाती है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या कोई भी पार्टिकल जिनकी, देखो समझने वाली बात है कि जब ये एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे थे तब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। अभी तो हमारे लिए बोलना बड़ी आसान बात है कि यहां पे लाइट मारी और इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के चल दिया, पर जब ये एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो और तब ये भी नहीं पता था कि जो करंट होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से भी तो हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि भैया जब हम लाइट मारते हैं, भैया बोला होगा कि नहीं बोला होगा पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि जब हम लाइट मारते हैं तो कुछ चार्ज पार्टिकल्स निकल के इधर जाते होंगे, तभी सर्किट कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो और लाइट जैसे ही मारनी बंद कर देते हैं तो एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता है। इसका मतलब है कि लाइट से कुछ पार्टिकल्स इस मेटल सरफेस से निकल के वहां पे जा रहे हैं। ठीक है ना। ये दो बंदे थे। हॉलवच ने आगे इन एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू रखा और कई एक्सपेरिमेंट्स उसने किए जिससे वो श्योर हो गया कि ये जो पार्टिकल्स निकल के जा रहे हैं इस मेटल सरफेस से ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्यों? उसने देखो 3-4 पॉइंट्स यहां पे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। द अनचार्ज जिंक, उसने अनचार्ज जिंक प्लेट ली और उस पे अल्ट्रावायलेट लाइट मारी, तो उसने देखा कि जिंक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का पता लगाना तो बहुत आसान था ना, किसी भी दूसरी चार्ज बॉडी से वो अट्रैक्ट हो रही है या रिपेल हो रही है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा था, उसको पता चला कि जिंक प्लेट पे जब उसने अल्ट्रावायलेट लाइट मारी तो जिंक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई। फिर उसने देखा कि जिंक प्लेट का पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया अगर उस पर लगातार अल्ट्रावायलेट लाइट मारी गई। तो उसने और पहला ऑब्जर्वेशन तुमने पढ़ा ही नहीं। तू कहां चल दिया भाई। In 1988, he observed that the zinc plate lost its charge when it was illuminated by ultraviolet light. तो नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट अपना चार्ज खो देती है जब उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट मारी जाती है। न्यूट्रल जिंक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है जब उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट मारी जाती है, और जो पहले से पॉजिटिवली चार्ज हो वो और ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है जब उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट मारी जाती है। इन सारी बातों से एक ही चीज पता लग रही है कि उस जिंक प्लेट में से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकल। और जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी 1897 में, तो फिर क्लियर ही हो गया कि यार ये पार्टिकल्स और कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ठीक है। तो लाइट को, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को मेटल पे इंसिडेंट करके इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। और ऐसे सरफेस को हमने फोटो सेंसिटिव सरफेस का नाम दिया
जो जिस पे लाइट मारो तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, ठीक है, फोटो सेंसिटिव सरफेस की लाइट को लेकर वो सेंसिटिव है, लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक। When light of suitable frequency falls on a photosensitive surface, electrons in the atoms on the surface absorb energy of photons and they start coming out of the atoms. This phenomena is called photoelectric effect. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लो। पहली इंपॉर्टेंट टर्म है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं न्यू नॉट से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं न्यू नॉट से। और ये क्या होती है, तो यहाँ पे क्या है कि जो हो क्या रहा है एक्चुअली में कि जब आप लाइट मार रहे हो एक मेटल सरफेस पे तो लाइट के अंदर फोटॉन्स हैं, उन फोटॉन्स की एनर्जी मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं और उससे अपनी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है मेटल के साथ उनको ओवरकम करके बाहर आ जाते हैं। तो फोटोन की एनर्जी अभी हमने पढ़ा, फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, ठीक है। तो जरूरी नहीं है ना कि एच न्यू उतनी एनर्जी हो ही जितनी इलेक्ट्रॉन को चाहिए मेटल की अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। हो सकता है ये एनर्जी उससे कम हो, है ना। जैसे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए। वो कहता है कि मुझे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी दोगे तो मैं बाहर नहीं आऊंगा, और हमने उसको जो एनर्जी दी यानी कि जो लाइट हमने उस पर मारी लाके उसके फोटोन की एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, तो फिर तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा ना। तो हम क्या करें, अगर हम चाहते हैं कि ये बाहर आए तो हमें लाइट बदलनी पड़ेगी, क्योंकि एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है जो हर एक तरह की लाइट के लिए उसकी तो वैल्यू फिक्स हो गई। तो अगर हमको एनर्जी बढ़ानी है, हमने इसको 10 करनी है कम से कम, तो हमें फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी बदलने का मतलब है लाइट बदलनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, देखा अभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, देखा अभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा। तो कोई तो फ्रीक्वेंसी होगी जहां पर उसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो बाहर आ जाए, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसको हम न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको हम न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। और जो वर्क फंक्शन होगा मेटल का वो ऑब्वियसली एच इंटू न्यू नॉट होगा, क्योंकि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो उसके फोटोन की एनर्जी है एच न्यू नॉट, जो एग्जैक्टली इतनी है जिससे मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, वर्क फंक्शन हो गया एच न्यू नॉट, ठीक है। तो देखा गया कि कुछ मेटल्स हैं जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये अल्ट्रावायलेट लाइट इन पे जब इंसिडेंट होती है तभी इनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। लेकिन कुछ जो एल्कलाई मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, वो विजिबल लाइट के फोटोन से भी बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि भाई अल्ट्रावायलेट के फोटोन की फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है, तो उसका ऑब्वियसली जो फोटोन है वो ज्यादा एनर्जेटिक होगा। तो अगर वो ज्यादा एनर्जेटिक है तो वो उन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल सकता है जिनको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी जिनके इलेक्ट्रॉन्स उनके एटम्स में टाइटली पैक्ड है, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। लेकिन जो एल्कलाई मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, एल्कलाई मेटल्स कहां लाई करते हैं, एल्कलाई मेटल्स जो है आपके पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट में आते हैं। और आपको पता है कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट में आते हैं उनके एटम्स का साइज बड़ा होता है। तो जो एल्कलाई मेटल्स हैं उनके एटम्स का साइज है बड़ा, तो बड़ा होने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हैं, तो वो न्यूक्लियस के साथ उतना टाइटली बाउंडेड नहीं है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। इतनी एनर्जी विजिबल लाइट के फोटोन में भी होती है, तो विजिबल लाइट के फोटोन से इनके इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आ सकते हैं, इनके नहीं आ सकते, ठीक है। तो फोटोसेंसिटिव सरफेस बता दिया मैंने, और इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो कि लाइट बम्बार्ड करके बाहर आ रहे, लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मान लो हमने मेटल सरफेस पे एच न्यू एनर्जी, न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करी, तो कितनी एनर्जी का फोटोन हमने उस पर इंसिडेंट किया, एच न्यू का। अब वो एनर्जी क्या होगी, जैसे कि मान लो उसकी मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आपने उस पर एक फोटोन इंसिडेंट किया लाके, मान लो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, आपने उस पर फोटोन इंसिडेंट किया 12, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें से यूज करके तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस तक आ गया। अब फिर भी उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बच गई, तो वो बची हुई एनर्जी को वो इस्तेमाल कर लेगा क्या, एनर्जी बच गई, पड़ा थोड़ी रहेगा, तो भाग लेगा, तो बची हुई एनर्जी को इस्तेमाल कर लेगा एज अपनी काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ एच न्यू मैंने एनर्जी दी उसको, इसमें से उसने यूज कर ली बाहर आने के लिए, और ये जो है बच गई। तो यहां पे हमने के ई मैक्स क्यों लिखा है भाई,
इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी और तरीके से भी लूज कर सकता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलता हुआ आ रहा, मान लो और इलेक्ट्रॉन से ये टकरा गया, तो टकराने में एनर्जी कुछ खर्च हो गई, लेकिन आप सोचो कि और कहीं भी एनर्जी खर्च नहीं हुई, और एनर्जी कहीं खर्च नहीं हुई, ठीक है ना, पूरा ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, बाहर आ गया, किसी से टकराया नहीं, तो बची हुई सारी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इस्तेमाल करेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो बाकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, जिन्होंने अपनी एनर्जी कोलिजन में खर्च कर दी, या वो और ज्यादा अंदर टाइटली बाउंडेड थे वहां खर्च कर दी। इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उन सबसे ज्यादा होगी, इसलिए हमने यहाँ पे के मैक्स लिखा है, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ऑब्वियसली के मैक्स इसीलिए होगा क्योंकि वी मैक्स होगा, मास थोड़ी ना मैक्स हो सकता है, मास तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेम हो, ठीक है। सो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो ना अपने सामने, चाहे इसको कह लो चाहे इसको कह लो, क्योंकि दोनों सेम ही है, फाई नॉट की जगह हमने एच न्यू नॉट रख दिया। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप ये मानो कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है लाइट का, और एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी इस चीज को आगे हम लोग डिटेल में लेकर चलेंगे, ठीक है, अभी समझाते कैसे, अभी हम उस डिस्कशन पर नहीं पहुंचे, पहले इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी होती है सी बाय लैम्डा, तो न्यू की जगह सी बाय लैम्डा रख दिया, न्यू नॉट की जगह सी बाय लैम्डा नॉट रख दिया, इसको इधर ले आऊंगा, एच सी कॉमन ले लूंगा, तो एक फॉर्म ये भी है इक्वेशन की। यहाँ पे लैम्डा नॉट को बोला गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो ये क्या है मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी तो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो जाएगी, तो हम ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ इतनी होनी चाहिए जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, उससे ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन यूज करोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये जो सेटअप है हमारा, ये सेटअप देखो, यहाँ पे ये आपको इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक क्वार्ट्ज विंडो है, ये विंडो हमने रखी है ना, यहाँ पे लाइट सोर्स है ताकि हम लाइट मार सके इस मेटल फोटो सेंसिटिव प्लेट पे, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जाएंगे, तो हमने इसको क्या कर रखा है, देखे जरा, टर 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 टर, इसको हमने कर रखा है, एक मिनट, ज्यादा टर टर हो गया मेरा, एक मिनट। यहां पे हमारे पास ये वाला जो कॉम्यूटेटर देख रहे हो ना आप, कॉम्यूटेटर अरेंजमेंट, ये क्या है, ये हमारे पास एक ऐसी की है जिसकी हेल्प से हम बैटरी की पोलैरिटी बदल सकते हैं, यानी जो पॉजिटिव कनेक्टेड है उसको नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उसको पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को, ठीक है, इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया लेटस से, जो कि एक मिनट, इसका एक एंड हमने यहां पे जोड़ रखा है ना, तो यहां पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो जरा चले, ये कहां से आ रहा था, यहां से आया, यहां से आया, ये वाली कौन सी थी, अच्छा इधर से थी, ये आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे ऐसे चलते 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 पॉजिटिव, यानी कि ये वाली जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, सिमिलरली ये वाली नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो इनिशियली हमने मान लो इसको ऐसे कनेक्ट करा हुआ, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ऑब्वियसली जब इस पे लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, बट क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो ये धक्का मार देगी इलेक्ट्रॉन्स को, और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो इनको अपनी तरफ खींच लेगी, सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ चार्ज फ्लो करेगा। तो ये अरेंजमेंट इसीलिए क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस रियोस्टेट की हेल्प से इसका जो पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल प्लेट ए का, वो कम करते जाएंगे, है ना, कम करते जाएंगे, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कम कर देगी, और फिर हम इसका पोटेंशियल इस कम्यूटेटर की हेल्प से नेगेटिव कर देंगे, तो नेगेटिव कर देंगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगेगी एक तरीके से, लेकिन जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होंगे के मैक्स वाले, वो तो इसकी तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप इसका पोटेंशियल इतना नेगेटिव कर दो कि जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है वो भी यहां तक ना पहुंच पाए, तो फिर आपका फोटो करंट जीरो हो जाएगा, और ये जो आपका माइक्रो एम्पियर है ये डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा। सो दैट पोटेंशियल, जब फोटो करंट जीरो हो गया, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस प्लेट का वो नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम उतना नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर की फोटो करंट जीरो हो गया, इलेक्ट्रॉन, अब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी प्लेट ए तक पहुंच ही नहीं रहा, उस पोटेंशियल को इस प्लेट के हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उसको V नॉट से डिनोट किया जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो E है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V नॉट, तो वो इलेक्ट्रॉन पे कितना वर्क कर रहा है उसको रोकने के लिए, E इंटू वी नॉट, एंड दैट E इंटू वी नॉट शुड बी इक्वल टू के मैक्स, तभी तो उसको रोक पाएगा। अगर आपके पास आपकी तरफ एक साइकिल आ रही है 20 जूल की एनर्जी से, आपको उसको रोकना, तो आपको भी उस पर 20 जूल एनर्जी लगानी पड़ेगी, रोकना है, वापस नहीं भेजना, बस रोकना, तो आपको भी उस पर कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, 20 जूल।
तो ये प्लेट उस पे EV0 एनर्जी लगा रही है और वो के मैक्स से आ रहा है, तो के मैक्स शुड बी इक्वल टू EV0, तो H न्यू नॉट इक्वल टू W0 प्लस EV0, ये भी एक फॉर्म है इस इक्वेशन का, आप याद रखो, ठीक है। अच्छा, अब जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब का हम जरा देखते हैं कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, फोटो करंट पे, फ्रीक्वेंसी का क्या पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। बच्चों इंटेंसिटी का मतलब आपको क्या बताया मैंने, इंटेंसिटी का मतलब मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम, दैट इज इंटेंसिटी। अब आइंस्टाइन कहता है कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आप ये मानो कि एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में बटेगी नहीं। ये नहीं कि अगर आपके मेटल का वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आप उस पे 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन फेंक रहे हो, तो आप ये सोचो कि भाई इससे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं क्योंकि इसमें तो 20 जूल्स 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी है, पर ऐसा नहीं होगा। अगर मेटल का वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आप उस पर 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भी दे मारो तो भी सिर्फ उससे एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो जो बची हुई एनर्जी है वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ये आपको मान के चलना है, ये आइंस्टाइन का कहना था, तभी आप इसको समझ पाओगे जो ऑब्जर्वेशन है। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं लाइट की वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। ऑब्वियस बात है, इंटेंसिटी का मतलब मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, अगर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो इस मेटल प्लेट पे और फोटॉन्स फॉल करेंगे, और फोटॉन्स फॉल करेंगे 1 सेकंड में, तो और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे 1 सेकंड में, तो करंट बढ़ेगा, है ना, करंट बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। समझ में आई बात? अच्छा, तो ये पहला ग्राफ है, लेकिन भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं मेटल सरफेस के अंदर, तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने पे आप देखोगे कि ये ग्राफ जो है वो आगे जाकर ऐसे मूव ऐसे ऐसे मुड़ने लगेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे मुड़ने लगेगा, ऐसे मुड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी पे भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते थे उतने आ गए, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे जो उससे बाहर आ सकते हो, तो फिर और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा और जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन भाई वापस भी तो आ रहे हैं, तो उतने इलेक्ट्रॉन बार बार खींचे जा रहा है, ठीक है, तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का आगे रोल है, जरा ध्यान से सुनना। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, एच न्यू होती है ना फोटोन की एनर्जी, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। इंटेंसिटी कांस्टेंट रखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा कि फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। फोटोन की एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि भाई नंबर ऑफ फोटोन्स थोड़ी बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपने इंटेंसिटी तो उतनी रखी, तो इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही बाहर आएंगे। मान लो आप 10 फोटॉन्स जो थे वो पहले इंसिडेंट कर रहे थे मेटल सरफेस पे 1 सेकंड में, तो इंटेंसिटी तो अभी भी आपने उतनी रखी, तो आप 10 फोटॉन ही इंसिडेंट कर रहे हो। लेकिन अब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो वही 10 फोटॉन्स ज्यादा एनर्जेटिक हो गए, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, अगर वही 10 फोटॉन्स ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे तो निकालेंगे तो वो तब भी 10 इलेक्ट्रॉन्स ही ना, तो करंट तो उतना ही रहेगा। हाँ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे वो अब ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, तो उन्हें रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, है ना। तो सोचो अगर हम एक ग्राफ बनाए स्टॉपिंग पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, अरे बाबा एनोड ही तो है ना, वो कैथोड क्या होता है, नेगेटिव वाला, एनोड कौन सा होता है, पॉजिटिव वाला। तो जो पॉजिटिव वाला है उसी प्लेट के तो पोटेंशियल की बात हो रही है, तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जिस प्लेट का है उसको क्या बोला गया, एनोड पोटेंशियल। तो एनोड पोटेंशियल और फोटो करंट में अगर आप ग्राफ बनाओ 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, तो न्यू1 सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, न्यू2 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, न्यू3 उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू2 ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, न्यू3 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, न्यू3 फ्रीक्वेंसी वाले का, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है, देखो यहाँ पे, है ना, सबसे ज्यादा नेगेटिव है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम नेगेटिव है, बट क्योंकि तीनों की इंटेंसिटी सेम है इसलिए तीनों यहीं पर जाकर मिल जाएंगे और सैचुरेशन करंट जो है वो सेम होगा। लेकिन अगर इंटेंसिटी डिफरेंट कर दूं लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम कर दूं, तो यार ऑब्वियसली अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है उसका सैचुरेशन करंट सबसे ज्यादा, I1 सबसे कम इंटेंसिटी, I2 उससे ज्यादा इंटेंसिटी, I3 उससे ज्यादा इंटेंसिटी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। अच्छा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ, एक ग्राफ हम लोग बना रहे हैं फ्रीक्वेंसी और के मैक्स में। तो आपको पता है एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स होता है, तो के मैक्स क्या हो गया, एच न्यू माइनस फाई नॉट। आपको पता है लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी,
उससे अगर आपने इसको कंपेयर किया तो हम क्लियरली देख सकते हैं m की जगह h आ रहा है और c की जगह माइनस फाइव नॉट आ रहा है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है जिसकी स्लोप पॉजिटिव है जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है, और जो इसका c मतलब y इंटरसेप्ट, मैथ्स आती है थोड़ी, y इंटरसेप्ट c माइनस फाइव नॉट, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो ये रहा y इंटरसेप्ट नेगेटिव और ये रही पॉजिटिव स्लोप की लाइन। पॉजिटिव स्लोप है अगर लाइन की तो वो एक्यूट एंगल बनाते हैं ना एक्स एक्सिस से, तो ये हमारा है, ये है इसका y इंटरसेप्ट और ये है इसका स्लोप, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और क्योंकि h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये तो हर मेटल के लिए बराबर होगा, सेम होगा, तो अगर आप किसी दूसरे मेटल का ग्राफ भी बनाते हो और आपको पता है कि जब लाइंस की स्लोप सेम होती है तो वो पैरेलल होती है, तो आप किसी दूसरे मेटल का ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा इसके पैरेलल, बट अगर उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है तो वो इस तरफ बनेगा क्योंकि तब उसका y इंटरसेप्ट ज्यादा नेगेटिव में आएगा। और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पॉइंट होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे तो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी ही इस फ्रीक्वेंसी के बाद ना, तो अगर इस फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं तो मतलब जस्ट बाहर ही आया इलेक्ट्रॉन, यही तो है नहीं उसके अंदर, तो इसका मतलब है कि आपने ठीक उतनी ही फ्रीक्वेंसी दी जितनी उसको जस्ट बाहर आने के लिए चाहिए एनर्जी। इसी तरीके से अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाओ तो एच न्यू होता है पाई नॉट प्लस ई वी नॉट, और आपका ये इधर चला गया, ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट, ई से डिवाइड कर दिया, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो एम आ गया एच बाई ई और सी आ गया माइनस फाइव नॉट बाई ई, तो ग्राफ वही बन गया। लेकिन बस याद रखना है कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है तो स्लोप h बाई ई है और जो y इंटरसेप्ट है वो माइनस वर्क फंक्शन बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बनेगा तब भी पैरेलली क्योंकि h बाई ई स्लोप है वो भी सारे मेटल्स के लिए सेम होगी। ठीक, अच्छा एनसीईआरटी में एक दो न्यूमेरिकल्स थे, पकड़ लाया हूं मैं, ध्यान से देखो। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, सीजियम का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वर्क फंक्शन होता है h इंटू न्यू नॉट, तो न्यू नॉट कितना हो गया वर्क फंक्शन बाय h, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये आपने यहाँ पे कर लिया। द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 वोल्ट, तो ये v नॉट दे रखा है, अब ये v नॉट दे रखा है, आप तो सिंपल सी आपकी इक्वेशन है यहाँ पे ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट, और न्यू होता है c बाय लैम्डा, तो लैम्डा को आपको निकालने को बोला है, लैम्डा यहाँ पे एच सी अपॉन ई वी नॉट प्लस फाइव नॉट आ गया, आपने वैल्यूज पुट कर दिया एंड यू गॉट द आंसर 454 nm, nm मतलब नैनोमीटर, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो अभी हमने जितना भी पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में उसको हम समराइज करेंगे चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, उन पॉइंट्स को बोला जाता है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पढ़ चुके हो आप, कोई नई चीज नहीं इसके अंदर, बस अब हम इसको समरी बना रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। For a given photosensitive material and frequency of incident radiation above the threshold frequency, the photoelectric current is directly proportional to intensity. For a given photosensitive material and frequency of incident radiation, saturation current is found to be proportional to intensity of incident radiation, whereas stopping potential is independent of the intensity. For a given photosensitive material, there exists a certain minimum cutoff frequency below which no ejection of photoelectrons takes place, that is called threshold frequency, and photoelectric emission is an instantaneous process. यहाँ instantaneous process मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हिट किया, यहाँ पे फोटोन हिट किया, वहां इलेक्ट्रॉन भरा है, फोटोन हिट किया इलेक्ट्रॉन भरा है, इन दोनों इवेंट्स में कोई टाइम गैप नहीं है, सो 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड्स का टाइम लैग है विच इज नेग्लिजिबल, तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, फोटोन मारा इलेक्ट्रॉन बाहर। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली ने कहा कि आप कह रहे हो कि लाइट में डुअलिटी है, कि लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है, लेकिन डुअलिटी सिर्फ लाइट में ही नहीं है, हर मूविंग बॉडी को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ वेव, हर चलती हुई चीज वेव है, ये डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है। अभी मैं रुक गया, सो आई एम नॉट वेव, अब मैं चल रहा हूं तो मैं वेव हो गया। जितनी भी मूविंग चीजें हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो, बॉल है, एरोप्लेन है, गाड़ी है, ये मूविंग, ये फेंका मैंने, सो एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, हर मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, और ये नए तरीके की वेव है, कोई मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इन्हें बोला गया मैटर वेव्स या फिर डी ब्रॉगली वेव्स, क्योंकि डी ब्रॉगली ने डिस्कवर किया। तो
ध्यान से सुनो, उसने बोला भाई लाइट की एनर्जी है एच न्यू और ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दो तो एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, न्यू की जगह सी बाय लैम्डा आप अगर रख दो तो सी से सी कट गया, तो आपको लैम्डा का फॉर्मूला मिला एच अपॉन एम सी। अपने एक्सपेरिमेंट से डी ब्रॉगली ने बोला कि अगर आप यही फॉर्मूला एक चलती हुई बॉडी पे अप्लाई करो जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी v है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी c तो नहीं होगी ना, वो तो लाइट की वेलोसिटी, तो आपको लैम्डा मिलेगा h अपॉन mv, और ये लैम्डा उस मूविंग बॉडी के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक 1 kg की बॉडी है जिसको मैंने फेंका 10 मीटर पर सेकंड, तो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है 6.62 इंटू 10 रेज टू पावर -34 बाय m इंटू वी, 1 इंटू 10, 6.62 इंटू 10 रेज टू पावर -34, 10 ऊपर चला गया ना, -33 मीटर, -33 मीटर लैम्डा। ठीक है, ये उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है जो इतनी कम है कि हो चाहे ना हो अपने को क्या लेना देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हैज नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ। ठीक है भाई, सही होगा, सही होगा, ये हम नहीं कह रहे गलत है, बट एवरीडे आसपास हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं तो उनके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है, वो इतनी कम है कि उनके साथ वेवलेंथ हो चाहे ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मास बहुत कम हो ऑब्जेक्ट का, जैसे इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन का मास यहां पुट करोगे तो ऊपर 10 की पावर -34 है, तो -31 -34 को कैंसिल करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसी चीज यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ये प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, फिर भी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। और आप जानते हो m इंटू वी होता है मोमेंटम, तो इसको लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी भी बोल सकते हैं, और मोमेंटम होता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। आपने क्लास 11th में रिलेशन पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन ke इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। जो नहीं पता तो सुन लो, p की जगह अगर mv रखेंगे, यहाँ पे m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, एक m से m कटेगा तो हाफ mv स्क्वायर ही तो बचेगा ना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है p स्क्वायर बाय 2m, तो p हो गया √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और अभी हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी qv के बराबर है अगर एक चार्ज q है जिसको v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही तो नहीं एक्सेलरेट कर सकते ना, कोई भी चार्ज यहाँ पड़ा हो मैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं तो वो चल पड़ेगा, तो उसकी जो एनर्जी है qv वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह qv लिख दूं तो h अपॉन √2m इंटू qv, ये फॉर्मूला ये सारे बॉक्स में डाल दिए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है इन्हें रट लेना है आपको बिल्कुल। ठीक है, और अगर वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो, क्या फॉर्मूला आया था, h अपॉन √2m इंटू qv। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg और चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो वो वैल्यूज अगर हमने यहाँ पुट कर दी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल गया, लैम्डा इक्वल टू 12.27 बाय √v एंगस्ट्रॉम। तो सीधा अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है, तो जब वो चलेगा तो उसके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो वैल्यू एसोसिएटेड है वो क्या है, आप सीधा यहाँ पे v की वैल्यू रख दोगे। जैसे मान लो 100 वोल्ट दिया आपको, तो यहाँ पे आपने 100 रख दिया, 100 का √10 आ गया, तो 1.227 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ होगी उस इलेक्ट्रॉन की जिसको 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा। NCERT क्वेश्चन, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5.4, ये v दिया हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड इतनी है, तो बोल रहा है उसके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, तो पहले उसका मोमेंटम निकाल लिया m इंटू वी, ये इलेक्ट्रॉन का मास दिया, ये उसका मोमेंटम आ गया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h अपॉन p, तो h अपॉन p कर दिया 0.135 नैनोमीटर आ गई। दूसरा बोल रहा है 150 ग्राम की मास की बॉल है विच इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड, उसके साथ क्या वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी। तो ये v हो गया, मास को हमने kg में कन्वर्ट किया, इसका मोमेंटम निकाल लिया, लैम्डा h अपॉन p कर लिया ये। ठीक है, समझ में आया। तो पूरा चैप्टर एक एक चीज आपको समझा दी एनसीईआरटी की, कुछ भी नहीं छोड़ा है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एनसीईआरटी की, इसकी एक्सरसाइज कर लो। और पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स के लिए वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके डिस्कस करे हुए हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन PYQS मनदीप एजुकेशन एकेडमी नाम से आप सर्च कर लेना, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। चैप्टर आपने पढ़ लिया, क्वेश्चंस वहां से प्रिपेयर कर लो,
मजा आ जाएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी